Good morning, students. Today we are going to study very fascinating and very interesting phenomena, that is electrostatic shielding. You must have heard about Faraday cage, or you have ever seen it in any video or any interesting program in which electrostatic shielding is the basic principle behind the Faraday cage. So what is this? Electrostatic shielding or screening is the phenomena of protecting a certain region of space from external electric field. To protect some delicate instruments from external electric field, we enclose them in hollow conductors. Such hollow conductors are called Faraday cages. Means कुछ ऐसे डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के छोटे से भी इफेक्ट से बचाना चाहते हैं. उनको हम जनरली एक ऐसे हॉलो कंडक्टर में रखते हैं जो उसको शील्ड करता है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से. अब ऐसे तो सुनने में बड़ा कठिन सा लग रहा है, बट आप ऐसे समझिए कि अगर कहीं बिजली गिरने की संभावना है या बिजली चमक रही है, जो मान लीजिए मौसम ख़राब है, तो आपको सजेस्ट करता है IMD, ये जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये कहता है कि आप अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सड़क पे हैं, तो अपनी कार के अंदर ही रहिए. उसका कारण क्या है? कार जो है वो एक तरह से आर्टिफिशियल केज का काम करती है, जो आपको बाहर, अगर मान लीजिए बिजली कहीं आसपास गिरती है या इवन आपकी कार पे भी गिरती है और आप कार के अंदर हैं, तो आप उसके इफेक्ट से बच सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक तरह का इलेक्ट्रिक शील्ड बना देता है, एक तरह का केज ऐसा बना देता है जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं आने देता है. अब ये इसके पीछे की बैकिंग क्या है? आपने जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो आपने उसमें पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है. तो ये अब वो बाहर से एक्सटर्नल अगर हम कोई फील्ड लगाते भी हैं तो भी अंदर इनसाइड जो है कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो रहना है, चाहे उसके अंदर उसका शेप कुछ भी हो, साइज़ कुछ भी हो, चाहे बहुत छोटा हो या बड़ा हो. अगर वो एक शेप किसी भी एक ऐसा इनक्लोज टाइप का रीजन है जो कंडक्टर से बना हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा. और ऐसे इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक तरह का इनक्लोज रीजन बना देते हैं, उनको कहते हैं फेराडे केजेस. तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए, आप चाहे इंटरनेट पे कहीं भी देखें, फेराडे केजेस के बारे में पढ़िए, उसका वीडियो हो सके तो देखिए. ठीक है, तो फेराडे केजेस क्या होते हैं इसके बारे में जानिएगा, तो थोड़ा कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा. तो वो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. अब देखिए, शील्डिंग के लिए दो संभावनाएं हैं कि अगर आपका मान लीजिए जिस केज में या जिस कार में या फिर जैसे भी किसी भी एक शील्ड में अगर कोई मान लीजिए इस तरह का शील्ड है, मान लीजिए इस तरह का कोई शील्ड है, अगर मैंने इसको अर्थिंग नहीं करी है, केवल ये ऐसे ही प्लेस्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई होता है, ठीक है, मैंने इसकी अर्थिंग नहीं करी है, ये ग्राउंडेड नहीं है, तो अब ये क्या होगा? मान लीजिए ये पूरा रीजन है, ये एस रीजन है, इसको मैंने ग्राउंड नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तो नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो जाएंगी. मतलब इसके अंदर से पास नहीं होती हैं, बट यहाँ वाली लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, यहाँ वाली यहाँ पे और यहाँ वाली यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी. ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसके इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब अगर मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ, अपने इस शील्ड को ग्राउंड कर दिया, तो हम ये देखते हैं कि इस ग्राउंडिंग के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट नहीं होता, यानी ये फील्ड लाइंस हमको नहीं मिलेंगी. यहाँ पे तो फील्ड लाइंस रहेंगी, लेकिन यहाँ पे या आसपास की जो फील्ड लाइंस है ये इधर अट्रैक्ट होकर क्या करेंगी, ये सभी ग्राउंड में जाएंगी. तो यहाँ पे ये एक तरह से इतना पोर्शन जितना इसके सामने पड़ता है, ठीक ना, जितना इस पोर्शन के सामने पड़ता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, यानी ये इतने हिस्से को क्या कर देगा, स्क्रीनिंग कर देगा, स्क्रीन का काम करेगा ऐसा जो आगे फील्ड को ना आने दे. तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी कहते हैं. यानी शील्डिंग तब है जब ग्राउंडिंग नहीं है, और स्क्रीनिंग तब है जब ग्राउंडिंग कर देते हैं, तो ये फील्ड इसके अंदर तो नहीं जाता है लेकिन उसके पार भी नहीं हमें शो करता है. तो इस तरह का एक वीडियो भी हम अगर पॉसिबल हुआ तो देख लेंगे. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट है. ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है?
जैसे डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स लैब्स में कई सारे ऐसे रखे जाते हैं जिसके बाहर छोटे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से वो उनका मेजरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, तो उनको रखा जाता है। या फिर हमें जैसे प्रोटेक्शन के लिए किसी उसको रखना है, किसी मान लीजिए ऑब्जेक्ट को, या फिर इवन आप देखते हैं कहीं कभी आप देखते हैं कि ट्रेन्स में या बसेस के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो इंटरनेट नहीं आ रहा होता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे। या लेकिन वहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, वहाँ उसका प्रभाव होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं जनरेट होता, तो इसके कारण से वहाँ पे भी नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक हमें शुरू करना है वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब देखिए कैपेसिटेंस वर्ड आ रहा है कैपेसिटी से, ठीक है। तो कैपेसिटी वर्ड क्या होता है, तो उसको समझने के लिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी to store the electric charge or energy. General capacitance means the capacity to store something, but when we talk about electric capacitance of a conductor, it is related to its ability to store the electric charge or energy. So now when a conductor is given some charge, its potential increases. We have seen it. Some conductor is there. If I say one conductor is there, if I am putting some charge here, then this charge will be distributed over the surface, and if I am giving it again some charge, then this number of charge increases, and as the number of charge increases, the potential V also increases. Charge increases which I am giving from outside, and then potential also increases. So if I can write it as Q is proportional to V, the charge which I am giving is continuously increasing the potential of that conductor. Alright, so if Q is proportional to V, then there is some proportionality constant, so I am representing it with CV. The C is the proportionality constant. It is called electrical capacitance of the conductor. It is actually the constant of proportionality called electrical capacitance of conductor. See here the conductor having electrical capacitance C. So we can write C is equals to Q by V, and we can write one definition also. It simply represent electrical or it is simply called capacity. Capacity of a conductor as the ratio of charge given to the conductor to the rise in its potential. Simply we can write it like this. You can easily see it is a direct proportional direct representation. Q is proportional to V, a direct relation. Alright, Q is proportional to V. So from observations and from experiments we have seen that this C is actually independent of this Q and V also. मतलब क्या है, आपने देखा कि C जो है वो Q और V के रेशियो में तो है, लेकिन ना ही ये Q पे डिपेंड करता है ना ही ये V पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है, C किसी कंडक्टर के लिए, अगर कोई कंडक्टर बॉल ले लिया या कंडक्टर ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उसका कैपेसिटेंस फिक्स रहता है, चाहे हम Q बढ़ाएं या V बढ़ाएं। मतलब जैसे ही हम Q बढ़ाएंगे उसका V बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ओवरऑल रेशियो हमेशा सेम रहेगा, और यही ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो लेकिन अब जब सीधे सवाल उठता है कि फिर कैपेसिटेंस अलग ऑब्जेक्ट का अलग कैसे होता है, तो अलग ऑब्जेक्ट का अलग कैपेसिटेंस होने का रीज़न है उसका शेप और साइज़। मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ और कैपेसिटेंस होगा, छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ और कैपेसिटेंस होगा। लेकिन अगर हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो उसका केवल पोटेंशियल बढ़ेगा, कैपेसिटेंस हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है,
तो ये कहते हैं कि C और ये Q और V से C इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। फर्स्टली द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर depends neither on Q nor on V. First thing first, capacity does not depends upon Q and V. So on which quantity it depends? It depends on the shape and size of the conductor. Means the shape and size is the quantity which governs the capacitance of a capacitor or the conductor. कैपेसिटर और कंडक्टर में बहुत माइनर डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। One more thing, the capacity of the conductor does not depend upon the nature of the material of the conductor। याद रखिएगा, कैपेसिटेंस या फिर जो कैपेसिटी है ये किस पे डिपेंड करती है? शेप पे, साइज पे। बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q, डज नॉट डिपेंड्स ऑन V, जबकि फॉर्मूले में क्या है Q/V, लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह कैपेसिटी उस कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर के मटेरियल पे, यानी कंडक्टर किस मटेरियल का बना है इस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंस नहीं होता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन the nature of the medium. Very important. Medium having relative permittivity, I say epsilon r, you have heard about it, relative permittivity or dielectric constant, in which the conductor is लोकेटेड। मतलब ये इस पे तो डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। मतलब कैपेसिटेंस, ये जो C है कैपेसिटी, ये इस पे तो डिपेंड नहीं करता कि ये किस मटेरियल का बना है, लेकिन इस पे डिपेंड जरूर करता है कि वो कंडक्टर किस जगह पे रखा है। मतलब किस उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे उस कैपेसिटी जहाँ पे नापनी है, उस पर्टिकुलर मीडियम का, चाहे वो एयर है कि वाटर है कि कोई और लिक्विड है, ठीक है, उस जगह का, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है। ठीक है, तो हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था कि मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। तो अब हम फिर से देखते हैं कैपेसिटी C क्या होती है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी to store the electric charge or energy. The ability to store the electric charge or energy, जब आपसे कोई पूछे you have to answer it. The ability of a conductor to store the electric charge or energy. When charge is given, potential is increased, so Q is proportional to V. Q is equals to CV. So C
इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब जब यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया तो इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए, इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये, तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है इस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट के लिए। अब इस ऑब्जेक्ट का अगर हम साइज बढ़ा दें तब तो ये सी बदलेगा, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम किसी और मटेरियल का बना दें तब इसकी कैपेसिटी पे असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। अब ये फ्री स्पेस में रखा था, मैंने कह दिया इसको उठा के मैंने वाटर में रख दिया, तब इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, लेकिन अगर इस मटेरियल को मैंने बदला तब इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरह शेप और साइज बदलने पे तो मैटर करता है, लेकिन अगर मैंने कहा कि Q को बदल के क्या मैं कैपेसिटी बदल सकता हूँ, तो नहीं बदल सकता हूँ। V को बदल के बदल सकता हूँ, तो नहीं बदल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q और V, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ Q और V। रेशियो तो सेम रह सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स नाइदर ऑन कैपिटल Q और द चार्ज प्रोवाइडेड नॉर द पोटेंशियल। Similarly, it depends on the shape and size of the conductor. The capacity of the conductor does not depend upon the nature of the material of the conductor. Nature पे depend नहीं करता. Capacity depends on the nature of the material in which the conductor is located. ये important है, ये याद रखिए कि capacity उस मटेरियल के नेचर पे तो नहीं डिपेंड करती, लेकिन जिस जगह पे वो रखा है उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें पता चली। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए हम पहले उसमें कुछ फॉर्मूले में चेंजेस करते हैं। मैंने क्या किया, C इज इक्वल्स टू Q बाई V फॉर्मूला था। इफ़ V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, all right, then C is equals to Q. So we can write electrical capacity of a conductor is numerically equal to I can write it here, electrical capacity of a conductor is numerically equal to the charge required to raise its potential by how much? By unity। मतलब कैपेसिटेंस वो चार्ज है जो हमें चाहिए वोल्टेज को यूनिट वैल्यू बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। ये हम डेफिनेशन बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है 1 फैरेड, FARAD, फैरेड। ठीक है, ये फैरेड किसके बराबर होगी, तो आपको पता है 1 फैरेड जो होगा, 1 फैरेड को मैंने कैपिटल F से डिनोट कर दिया। 1 फैरेड इज इक्वल्स टू, चार्ज होता है कूलम में 1 कूलाम, और वोल्टेज होता है V किस में होता है, यहाँ देखिए चार्ज कूलम में, V वोल्ट में, तो 1 वोल्ट। तो 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 फैरेड। तो ये होता है, या फिर हम यहाँ लिख लें 1 कूलम 1 वोल्ट इट इज इक्वल्स टू 1 फैरेड। तो हम अभी आगे जब हम और पढ़ रहे होंगे कुछ कंटेंट, तो हम 1 फैरेड को डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए 1 फैरेड को क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक और है, इसको हम बाद में शुरू कर सकते हैं। 1 फैरेड हम यहाँ देख लेते हैं नीचे। देखिए ए कंडक्टर इज सेड टू, ए कंडक्टर is
said to have a capacity of 1 farad when a charge of 1 coulomb raises, एक कूलम चार्ज कितना पोटेंशियल रेज करेगा, रेजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आता है 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो ये तो क्वांटिटी हो गई 1 फैरेड की। जनरली जो स्मॉलर यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो हुआ करती है माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एफ से 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल, 10⁻⁻6 फैरेड। सिमिलरली और होती हैं यूनिट्स 1 नैनो फैरेड, 1 स्मॉल एन कैपिटल एफ, इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड। मोर सिमिलर क्वांटिटी। इसी तरह और एक क्वांटिटी है 1 पिकोफैरेड, 1 पिकोफैरेड, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। क्यों इतनी छोटी क्वांटिटी यूज़ करते हैं ये हमें थोड़ा आगे पता चलेगा, हम जब एक एग्जांपल अर्थ के कंडक्टर का देखेंगे, अर्थ के कैपेसिटेंस का देखेंगे। फिलहाल अगला जो टॉपिक हमें देखना है वो है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसके बारे में आप पहले थोड़ा कुछ पढ़ चुके हैं। देखिए, मान लीजिए एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। इफ़ आई एम गिविंग इट सम चार्ज q, स्मॉल q, giving charge plus q, and plus q charge is distributed in the whole conductor at the surface of the whole conductor, but it is behave as if the whole charge plus q is concentrated at the center of this conductor। ये हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब देखिए, हमें इसका हमने ये माना कि इसका रेडियस जो है स्मॉल r है, इस कंडक्टर का जो हमने लिया हुआ। ठीक है, let a charge plus q be given to this sphere. This charge spreads uniformly over the outer surface of the sphere whether the sphere is hollow or solid। चाहे hollow हो या solid हो, हमने पढ़ा था कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे। बट द पोटेंशियल इट एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज सेम। पोटेंशियल एट every point at the surface and inside also will be सेम। हमने क्या पढ़ा था, कितना होता है एक आइसोलेटेड चार्ज का पोटेंशियल, या फिर इस चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा। अगर आर रेडियस है तो आर रेडियस तक में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने पढ़ा था पोटेंशियल सेम होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाई r, इफ यू रिमेंबर इट। ये होता था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सो द कैपेसिटी क्या निकला है फॉर्मूला, q बाई v, q the total charge given and the potential v, but the potential is this, so q upon q by 4πε0 r, so this will be 4πε0 r। so our capacity, if I say it, I will represent by c, 4πε0 r is the capacity of an isolated conductor। this is equal to the capacity of an isolated conductor। it simply says c is proportional to r just because it is constant, so I can write larger the radius of the sphere, the greater is its capacitance।
सिंपल है कि जितना कैपेसिटेंस लार्जर इसका रेडियस होगा, देखिए शेप चेंज हो रहा है, मटेरियल से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या आया, शेप हम बदलते जाएंगे, इसका कैपेसिटेंस बदलता जाएगा, ठीक है। हियर देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कैलकुलेट क्या किया, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, लेकिन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस हमेशा कैपेसिटर का निकलता है, और कैपेसिटर जो होता है उसमें हमेशा 2 प्लेट्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही कंडक्टर है, तो दूसरी प्लेट को यहाँ पे अभी के लिए बेसिक स्टडी जो हम कर रहे हैं उसके लिए दूसरी प्लेट को माना जाता है इनफाइनाइट पे। तो उसको जब हम देखेंगे तो समझेंगे, उस टाइम में इस चीज़ को फिर से बताऊँगा कि क्यों हमने यहाँ पे एक कंडक्टर को आसानी से ले लिया था एक अपनी स्टडी में, जबकि होना क्या चाहिए था, यहाँ 2 प्लेट्स होनी चाहिए थी, तो यहाँ दूसरी प्लेट को कहाँ लिया हुआ है, इन्फिनिटी पे। अब अगर हमें कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालना हो, जैसे अर्थ भी तो एक कंडक्टर है, सो वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, हाउ, पुट दिस रेडियस equals to the radius of earth, so capacity of earth, if I say I am representing it with CE, then 4 pi epsilon naught, and the radius of earth is RE, so this will be 4 pi epsilon naught, you remember 1 upon 4 pi epsilon naught, it is equals to 9 into 10 power 9 coulomb square, but per Newton meter square, so this will be 1 upon 4 pi epsilon naught, so it is 9 into 10 power 9 ratio में 1 by this, and it is multiplied by the radius is 6400 kilometer or 6.4 into 10 power 6 meter. All right, so the result will be, if you will solve this, you will get 0.711 into 10 to the power minus 3. It is very small, so it is equals to, if I represent it in microfarad, you will get 711 microfarads. See, the capacitor of earth is in microfarad, it is a very small quantity, so the quantity which I am considering is the earth, the object which is considering, which is it is earth, which is the biggest sphere we came across in only our daily life. So this 711 microfarad, it is actually the capacitance of the earth. So जितनी ये जो बड़ी बॉडीज होती हैं, इन बड़ी से बड़ी बॉडी जो हम अर्थ में कंटेन कर सकते हैं वो खुद अर्थ का साइज़ है, उसका जब माइक्रोफैरेड में है तो हमारी जो डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा इससे बहुत कम होता है, और यही कारण है कि हम यूज़ करते हैं 1 नैनोफैरेड और 1 पिकोफैरेड एज अ जनरल यूनिट्स of capacitance. That is why we use 1 nanofarad or 1 microfarad as the general units of capacitance. So this is all for this video. Thank you.